रे, ये तो लेट भी आए हो, ऊपर से बुक कॉपी भी नहीं खोल रहे हो। बाहर अभी हवा चल रही है बेटा? ओए, बाहर हवा चल रही है अभी? अच्छा, मतलब भरपूर हवा खा के आए हो। चलो अब पढ़ाई करो। हाँ जी, लास्ट। अब उसको स्मेल करो बेटा। तुम अपने पेन को ऐसे से करो पूरा। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट ढक्कन को करो। जैसे ही देखो कि इसका ध्यान नहीं है, तुरंत इसके नाक में घुसेड़ देना उसको। मतलब बेहूदगी की हद होती है। दातू ने क्या वो, तो उसको चबा के ऐसे ऐसे भी करना चालू कर दो फिर। पेन को पेन जैसा यूज करना चाहिए, तो चबा रहे हैं उसको, गधे। हाँ जी, हम लोग देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद फिर हम लोग आज देखने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बची हैं। कौन कौन सी? एक है मॉलिकुलैरिटी और दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, चलिए तो हेडिंग डालें क्या कुछ? हाँ, मॉलिकुलैरिटी। अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है। मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइप का पढ़ रहे हैं ना? ठीक। मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन सिखाया है कितने कॉलम वाला? 4 कॉलम वाला। तो चलिए फटाफट से सीख लेते हैं भाई। पहला पैरामीटर है अपने लिए सीरियल नंबर। उसके बाद आता है क्या? उसके बाद क्या आता है? बेटा पहली बार बैठे हो क्या मेरी क्लास में? अगला पैरामीटर रहता है डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर। देन कम्स द मॉलिकुलैरिटी, और इसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक। कभी भी डिफरेंस बिटवीन अगर आए एग्जाम में, तो लिखने का सबसे पहला पैरामीटर तो क्या होना चाहिए? डेफिनेशन। चलिए जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी भाई, जल्दी से टेबल बनाइए 4x6 का। सौरभ अभी तक नहीं है? कहाँ है वो अभी? तो वहाँ से तो बस भी चलती है। उसको बस मुजफ्फरनगर तक आना है, लखनऊ तक आना है। मुजफ्फरनगर और लखनऊ से तो बढ़िया एसी वाली वॉल्वो बस है। हो गया भाई, चालू करें? जल्दी से थोड़ा कॉपी सजा लो। और इधर ओ भैया, डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर को जितनी जगह दिए हो, ऑर्डर को क्या गोदी में रखोगे? बेटा इधर ही सटा लेते, सीरियल नंबर को मार्जिन के इस पार दे देते। बेटे अरे, शेयरिंग में चला रहे थे क्या ओला? शेयरिंग में ओला चला रहे थे क्या? तो लेट कैसे? आज ऋषभ भी नहीं आया है। हाँ जी, मॉलिकुलैरिटी की डेफिनेशन क्या है लिखिएगा? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा सुनो एक मिनट, ऐसे में तुम लोग मिक्सअप करोगे लिखने के लिए। एक और पेन जुगाड़ो, जैसे अरे रुकना भाई, तुम उसका पेन लो और एज अ स्केल यूज करके फटाक से पहले लाइन खींचो। वैसे ही आप दोनों कर लीजिए, उसके पास पेन है। रफ टफ। हाँ
हो गए बेटे, कॉपी रेडी। चलो अब जल्दी से चालू करते हैं। मॉलिकुलैरिटी, मॉलिकुलैरिटी की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उसमें क्यों लिखेंगे सर, ये लीजिए यहां लिखिए मेरे। ओ भैया, ये डेफिनेशन है मॉलिकुलैरिटी की जी। ये इधर देखो, पहला पैरामीटर डेफिनेशन, अब आया समझ में? बेटे अभी 12th है, कुछ साल बाद एक परिवार के गार्जियन बनोगे, ऐसे ही रहोगे। रुक, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट क्या होता है? सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट in a reaction is called molecularity of reaction, is called molecularity of reaction। इधर पे क्या आ जाएगा? ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है भाई? इट इज द सम, SUM, it is the sum, SUM वाला sum, it is the sum of exponents of, it is the sum of exponents of concentrations of reactant molecules, ठीक। ये हो गया। चलिए अब अगला डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर है कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन, कि आप किसी मॉलिक्यूल मतलब किसी रिएक्शन को देख करके कैसे बताओगे कि उसमें मॉलिकुलैरिटी क्या है। कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन, ठीक। अच्छा, मॉलिकुलैरिटी के साथ भले उसकी डेफिनेशन ये है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको ऐड कर दो, मॉलिकुलैरिटी मिल जाएगी, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है। मॉलिकुलैरिटी के लिए आपको चाहिए रहता है क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक। इसमें लिखिएगा मॉलिकुलैरिटी में किसके सामने? कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन के सामने। इसमें लिखिएगा इट इज डन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, इट इज डन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली, ठीक। कॉमा, बाय एडिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बाय एडिंग द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, डन। जबकि इसमें ऑर्डर में क्या होगा? इट इज डन, ये ऑर्डर में लिख रहे हैं बेटा, इट इज डन बाय एडिंग द एक्सपोनेंट्स, इट इज डन बाय एडिंग द एक्सपोनेंट्स, एडिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन,
डन। चलिए ये तो हो गया क्या इसके प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन की बात। अगली चीज नेचर ऑफ वैल्यू। अगला डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है भाई, डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर इज नेचर ऑफ वैल्यू। अच्छा बेटा, अब आप लोगों ने नेचर ऑफ वैल्यूज पहले भी पढ़े हैं मैथ्स में। कितने टाइप के होते हैं? होल नंबर या होल नंबर, नेचुरल नंबर, या तो फिर फ्रैक्शनल। हाँ, और फ्रैक्शनल। ठीक, क्या? हे राम। ठीक, मॉलिकुलैरिटी में लिखिएगा इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। और उसमें क्या होगा? डन। अगली चीज है अगला डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी या अगला डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर। पहले रुक जाओ, तीसरा क्या था बेटे? ये था नेचर ऑफ वैल्यू, जिसमें अपन ने देखा, अपने को मालूम चला कि मॉलिकुलैरिटी क्या रहेगी, वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को। और डेसिमल वैल्यू एक्सेप्टेबल है भी नहीं, जबकि ऑर्डर के लिए डेसिमल वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ठीक, चलिए ये तो हो गई बात किसकी बेटा? नेचर ऑफ वैल्यू। उसके बाद अगला डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर आता है डिपेंडेंसी ऑन क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन। डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन। मॉलिकुलैरिटी की बात है जहां तक, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant directly। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली। ठीक, कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इसका एज सच आप देखोगे तो जितने न्यूमेरिकल वगैरह जनरली आप लोगों को कोई डिपेंडेंसी इसमें नहीं मिलती। ठीक, लेकिन ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसमें डिपेंड नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्डर चेंज करते हो, ये स्कूल में हुआ है किसी के? हाँ, तो जैसे जैसे आप लोग इसका ऑर्डर बढ़ाते हो या ऑर्डर चेंज होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या सूडो ऑर्डर में जाते हो, उस कंडीशन में आपको देखने मिलेगा कि टेम्परेचर मतलब उसमें कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी होती है। ठीक, तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा बेटे? डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन में मे और मे नॉट डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जाओगे तो उसमें तो पूरा पूरा उसके इंटीग्रल लॉ में ही इसके कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हो गया है स्कूल में, पूरा हो गया ये, तो ये सब तो मालूम होगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फिर कैसे खत्म हो गया? वाह, वो तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, कि मैं समझा भी रहा हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए कितने पॉइंट हो गए? 4। अब बहुत देखो, अगर बोर्ड ने पूछा भी आपसे तो ये 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आने वाला। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर 2 नंबर का आएगा तो लिखने कितने पॉइंट है आपको? 4। और लिखने का रीज़न क्या था? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मान लो सपोज एमसीक्यू में होते तो कितने हैं? 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीज़न, ये फिक्स पैटर्न है। मान लो अगर वैसा नहीं है और आप लोगों को आए एनी 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है,
तो पहले ऐसा होता था कि वो जो 12 क्वेश्चन है, बहुत लोग क्या करते थे कि 12 के 12 उसमें लिख दिए। पहले होता था कि वो जितने भी आपने लिखे हैं उसमें से फर्स्ट 10 जो आपने लिखे हैं वो काउंट होते थे। लेकिन अब क्या कंडीशन है, आपने भले 12 के 12 उसमें लिख दिए, लेकिन जो सही के 10 है वही काउंट होंगे। आया समझ में? हाँ हाँ, ये आप लोगों को मतलब ईमानदारी से बताओ। आप लोगों को मालूम है ये चीज़ वलीना? हाँ, अब पहले होता था कि जो फर्स्ट अटेम्प्टेड 10 या मतलब फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो काउंट होते थे, लेकिन अब कैसी है कंडीशन कि सही वाले जो है वो, अब मान लो आपने 12 के 12 अटेम्प्ट किए, लेकिन 12 में मतलब इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं आप कि 5-6 ही सही है, तो बेचारा एग्जामिनर स्टार्टिंग का 5 देखे या इन टोटल 5 देखे, रिजल्ट तो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एम्फोसाइज करता हूँ, स्ट्रेस करता हूँ कि जितने नंबर का डिफरेंस बिटवीन आए उसका जस्ट डबल ही लिख के आओ। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि पहला दोनों सही होगा, बाकी का जो है वो आपके लिए वेस्टेज है, क्योंकि 2 में 2 तो मिल गया, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा आपकी कॉपी को लेके कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। उसके बाद आगे के न्यूमेरिकल में या कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया, अगर आपने सही वर्ड नहीं लिखा या कोई एग्जाम मतलब कोई आंसर बिगाड़ भी दिया, तो उसका एक साइकोलॉजिकल वेटेज मिलता है। और सीबीएसई का चेकिंग पैटर्न कैसा है, पहले एक एग्जामिनर चेक करेगा, अगर आप लोगों के स्कोर्स एवरेज से थोड़े ज़्यादा तक हैं तब हो सकता है उस एग्जामिनर के ऊपर जो AHE है वो चेक करे। ठीक, और अगर आपकी कॉपी मतलब 70 आउट ऑफ 70 ले आई, 60 अबव ले आई, तो फिर जो हेड एग्जामिनर है वो चेक करेगा। 70 आउट ऑफ 70 वाली कॉपी के लिए 4 लोग 5 लोग चेक करते हैं ताकि उसमें नंबर काट सके, क्योंकि वो कॉपी अपलोड होनी रहती है, तो उस कॉपी को दैट नीड्स टू बी द बेस्ट। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में जो राइटिंग पैटर्न है ये बढ़िया रखो। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि राइटिंग एन एग्जाम इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है, कला है ये। चलिए, तो 2 नंबर के हिसाब से हम लोग तैयार कर रहे हैं इसको, डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर। तो इसके बाद एक सबसे बढ़िया पॉइंट रहता है जो हमेशा सबसे इजी जाता है, वो है एग्जाम्पल। ठीक, अच्छा, अब एग्जाम्पल में कैसे बेटे, मॉलिकुलैरिटी के लिए अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखी कि इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट, और वो होगा कैसे, इट इज डन बाय एडिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लो अगर आप एक रिएक्शन ले रहे हो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, ये क्या बनाएंगे बेटे, ट्वाइस ऑफ H2O। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, 3, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो इसके लिए मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी, कितनी होगी मॉलिकुलैरिटी, 3। डन। चलिए थोड़ा सा टफ कर लेते हैं इसको, N2 प्लस थ्राइस H2 कितने होंगे, पक्का पक्का ना? चलिए अब थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है भाई, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6, और वो यही पढ़े हो ना, ये अभी का मतलब ये थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, एडवांस्ड फॉर्म है। और पहले का अगर आप लोग देखते तो उसमें क्या रहता है, 6CO2 प्लस 6H2O। चलो मैं इसको नहीं, इसी को लिख देता हूँ, दिस विल फॉर्म C6H12O6 along with 6O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, इस रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी कितनी है, 2। वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को एक वर्ड लिखा है कि क्या बोलते हैं, मॉलिकुलैरिटी के लिए अपने को कैलकुलेशन क्या करना है, एलिमेंट्री स्टेप में लिखवाया ना, एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन आप किसको मानोगे, अब यहाँ से एलसीएम हटा दो, 6 और 6 एलसीएम कितना आएगा, डिवाइड कर दो भाई, 6 आउट ऑफ 6 और 6 आउट ऑफ 6 कितना हो गया, 1 यानी कि एक CO2 और एक H2O की रिक्वायरमेंट एक टाइम पे रिएक्शन करने के लिए है। डन। चलिए अगर ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अब बताओ
अगर आपको मैं देता 4N2 अलॉन्ग विथ 12H2, तब इसके लिए मॉलिकुलैरिटी आप कितनी मानते? अभी 4 ही मानते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और 12 एलसीएम कितना आएगा, या फिर सबसे मतलब कॉमन क्या निकाल सकते हो इसमें आप? 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 1, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ 3, 1 प्लस 3। आया समझ में बेटे? यही बताया है ना, स्कूल में हुआ है, यही बताए हैं। कितने साल पहले पढ़ा दिए? वेकेशन से पहले पढ़ा है इसको? चलिए, नहीं केपीएस में बहुत स्पीड चलता है सिलेबस। ये सिर्फ यहाँ का नहीं, ये जितने भी है उन सब जगह का है। उनका फोकस क्या रहता है कि फटाफट पहले सिलेबस ख़त्म कर देना है अक्टूबर तक, उसके बाद रिवीजन लेकर के बिठा देंगे बच्चे लोगों को। और इन लोगों को एडमिट कार्ड भी तब तक नहीं मिलता जब तक वो मॉडल एग्ज़ाम जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं मॉडल एग्ज़ाम को, तो प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड में जब तक कि वो लोग पास नहीं होते रहते, एक सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो जब तक उसमें पास नहीं होंगे तब तक प्री बोर्ड री अटेम्प्ट तब तक देना पड़ता है लोगों को, वरना तब तक ये मतलब एकदम रुला देंगे एडमिट कार्ड देने के लिए। नहीं, लेकिन वो एक तरीके से बढ़िया भी है, इस नाम से पढ़ाई होती है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मतलब शायद सूरज अगर ये क्या बोलते हैं पश्चिम से भी निकल जाए तो भी इन लोगों का मंडे और थर्सडे होगा ही होगा, क्योंकि मैं रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे पता है। हाँ जी, तो ये होता है बेटा मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी के लिए आप लोगों को चाहिए क्या? हाँ, अच्छा चलो, ये तो ऐसे रिएक्शंस मैंने देखे, मतलब हम लोगों ने देखे जिसमें दो दो रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ऐसा कोई रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ NH3 और इसको इस डायरेक्शन में चला रहे हो, तो क्या होगा बेटे जब ये ब्रेक डाउन होगा? तो N2 प्लस थ्राइस H2, यही होगा ना जब ये ब्रेक डाउन होगा थर्मल। ये तो पढ़े हो आप लोग क्लास 10th में। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी कितनी है? 2। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई, दो NH3 है, ठीक, और यही दोनों NH3 आपस में रिएक्शन करके जब टूटेंगे तो देखो रिएक्शन करके भी टूटेंगे भी कैसे, दो NH3 है ना, और डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ये टूट जाना चाहिए। तो दोनों जब एक साथ टूटेंगे तभी ये क्या बनाएगा बेटा N2, और यहाँ पे क्या बना H6, लेकिन H6 तो रहता नहीं, आपको मालूम है ये क्या रहता है, ये हमेशा H2 ही, तो आपको मिलेगा कितना 3 मॉलिक्यूल। ऐसे टूटता है ये, नहीं आया समझ में? ठीक, डन। तो इस वाले रिएक्शन के लिए मॉलिकुलैरिटी वैल्यू कितनी? 2। चलिए आप लोग जिद कर रहे हो तो अब एक मतलब 1 मॉलिकुलैरिटी वाला एक रिएक्शन में दिखाता हूं आपको। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आपने गर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? लाइमस्टोन, मार्बल का भी यही फॉर्मूला है, और स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम कुछ बोलते हैं इसको? कुछ नहीं बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन है ये। कैल्शियम ऑक्साइड अलोंग विथ स्लेक्ड लाइम है ये। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इट इज क्विक लाइम, ठीक। अच्छा बताओ, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है इसमें मॉलिकुलैरिटी कितनी लिखोगे आप? 1। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो है जो ब्रेक डाउन हो रहा है। आया समझ में? फटाक से ये एग्जाम्पल सारे किस में लिखने हैं आपको? मॉलिकुलैरिटी में। उसके बाद मैं आपको ऑर्डर सिखाता हूँ। बेटा हर एग्जाम्पल अलग वैरायटी का है, थोड़ी सी मेहनत करो, लिख लोगे तो अच्छा है। अरे बॉटल को तो लौटाओ, खाली कर दी क्या?
हाँ भाई, हो गया बेटा ये वाला लिखना। चलिए अब आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के लिए डेफिनेशन क्या थी कि ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इसको, बाय एडिंग द एक्सपोनेंट। ठीक। अच्छा, अब एक्सपोनेंट भी अपने को कौन से किस कंडीशन में चाहिए, उसके रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के फॉर्म में। अब जैसे मान लो आप लोगों को, ये मैंने नया स्लाइड लिया है, आप लोग ऑर्डर वाले साइड में लिखिएगा। मान लो अगर आप लोगों को रेट कांस्टेंट के लिए दिया है कि रेट इज इक्वल्स टू के, कोई रिएक्टेंट है ए जिसका एक्सपोनेंट हम लोग ले रहे हैं सपोज 1, और बी जिसका एक्सपोनेंट ले रहे हैं 0। ठीक। आप लोगों को मालूम है किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका क्या मतलब 1, यानी कि इस पर्टिकुलर ये जिस भी रिएक्शन के लिए लिखा है हम लोगों ने उस अच्छा एक चीज़, स्कूल में ये ऐसा वाला देखे हो इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो है इस चैप्टर के मोस्टली न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है ऐसा वाला। ठीक, ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखो अब इसमें कंक्लूजन क्या मिला बेटा, अगर इसका एक्सपोनेंट 0 है मतलब ये तो 1 हो जाएगा। यानी अब कुल मिला के कहानी क्या है कि ये जिस भी रिएक्शन के लिए मैंने लिखा था रेट के लिए, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ए के कंसंट्रेशन पे, और वो भी ए के कौन से पावर पे, 1 पे। तो इस पर्टिकुलर ये जिस भी रिएक्शन के लिए था उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना है बेटा 1। डन। चलिए एक और रिएक्शन देखो जिसके लिए अगर रेट को मतलब रेट का इक्वेशन आपको मिल रहा है a की पावर 3 और b की पावर 1/2, तब नहीं बेटे, मैंने पहले ही हिंट कर दिया है कि द वैल्यू ऑफ ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। तो फ्रैक्शनल होने का मतलब क्या है, ऐड कर दो भाई। कितना हो गया 5/2। हाँ, अरे नहीं 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 7/2। हाँ, जिसने भी हैक किया उसके लिए भाई 2 आएगा एलसीएम। अब ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए कितना आएगा बेटा ऑर्डर, पक्का। चलिए आप लोग जिद कर रहे हो कि सर एक आध और एग्जांपल दो, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ये लो। या रुको, कितना होगा ऑर्डर 2। ठीक। हाँ, ये कभी मत सोचिएगा कि अगर ऑर्डर 2 आ रहा है तो एक का 2 एक का 0 होगा, या एक का 0 एक का 2 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक। 2 आने के लिए आपको शर्त क्या है, 1 + 1 तो चाहिए, आइडियली तो यही चाहिए अपने को। ठीक, तो इसके लिए ऑर्डर कितना है भाई 2। आया समझ में, ये होता है ऑर्डर। अब अगर आप लोग में से कोई थोड़ा बुक दिखा पाएगा तो हम लोग 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ है इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटे आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो आप लोग आइए एग्जाम्पल 3.1। राम 66। वाह, मतलब टैलेंट की कमी ही नहीं है इंडिया में। तो केमिस्ट्री पढ़ने फिजिक्स की बुक लेके आए हैं भाई, तो मैथ्स की क्लास में बायो की बुक लेके जाओ।
ये सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है कि एकदम बहसबाजी कर रही उसके साथ। बेटा देखो ना जल्दी उसको, इधर इधर। चुप, उधर पलटो। ये वाला ये वाला ये वाला 3.2 है। ठीक है, इस वाले बुक में वो जो है क्वेश्चन वो एग्जाम्पल, अच्छा ये मिसप्रिंट है फिर। न्यू बुक, अरे मेरे को नहीं चाहिए, उसको चेंज कर लो बोल रहा हूँ मैं। ये एग्जाम्पल 3.2 होगा क्योंकि एग्जाम्पल 3.1 दो है। वो देखो ये भी 3.1 है, तो 3.2 को देखिए। चलो भाई, क्वेश्चन बोलता है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। CCl4 क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट है। ठीक, डीकम्पोजिशन किसका देखना है? N2O5 का देखना है। एट 318 Kelvin हैज़ बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन। इनिशियली द कंसंट्रेशन इतना था एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज़ रिड्यूस्ड टू 2.08। ठीक, the reaction takes place according to the equation twice of N2O5 gas 4NO2 gas plus O2 गैस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में देख लो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? N2O5 का कंसंट्रेशन ये ड्रॉप हुआ है किधर से किधर? ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन जो है ये है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है 2.08 मोल्स पर लीटर। और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन था 2.33 मोल्स पर लीटर। और इतने से इतना पहुंचने के लिए उसको जो टी लगा है वो है 184 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड? बहुत आसान है भाई। ये इधर की कहानी बताऊं क्या बेटा? चलिए, पहले तो अपने को काम क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहले पूरे इक्वेशन का लिख लो भाई। क्या होगा? रिएक्टेंट कौन है? N2O5 और प्रोडक्ट है NO2 और O2। क्या बनेगा इक्वेशन? माइनस ऑफ 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होगा, सबसे पहली क्लास में यही देखा है हम लोगों ने, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू। अब उधर पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट चलिए मान के चल रहे हैं कि बाय टाइम उनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। चलिए, प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू, प्लस उधर पे कोई नंबर नहीं है यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। डन। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार थोड़ा सा पढ़ोगे क्या? कैलकुलेट द एवरेज। अच्छा ठीक है भाई, आप लोगों को बेटा इसके बारे में पूछा है NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी मिली है? N2O5 की। ठीक, तो करना क्या है? बस इन्हीं दोनों को इक्वेट करना है। याद है ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था विद रिस्पेक्ट टू, जो कॉपी में जो पहले का पेज निकाला ना जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन देखे हम लोग, उसमें एक रिएक्शन मतलब एक क्वेश्चन किया है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइप का। हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम वाला क्वेश्चन है। यानी कि आपको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में N2O5 की, लेकिन आपको मालूम है कि ये इक्वेशन बैठने वाला है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 जो क्या है? dNO2 अपॉन dt। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या है फाइनल वैल्यू?
2.08 माइनस इनिशियल वैल्यू 2.33 dt कितने देर में हो रहा है? 184 मिनट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप मिनट में रखोगे तो यूनिट भी किस में लिखना पड़ेगा? मिनट में। अगर इसको आप 184 मिनट्स को किस में ले आओ? आवर्स में, तो बन जाएगा ये किस में? आवर्स में। और अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा सेकंड्स में। बस इतना ही तो है। चलो ये हो गया क्या? अभी फिलहाल इसको लिख लेते हैं 184 मिनट में ही चल रहे हैं अभी फिलहाल। प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 dt। ठीक, कितना हो रहा है ये? 15 0.1 हाँ 0.1525। ये तो 0.25 हुआ ना। -1/2 इंटू -0.25 अपॉन 184 इज इक्वल्स टू प्लस 1/4। ठीक, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है, तो 4 को उधर कर सकते हैं क्या? माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये कितना हो गया बेटे? 0.25 इंटू 4 अपॉन 180। एक काम करो ना, ये 184 इंटू 2 और ये 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 को क्या है? इस 4 को इस 4 से काटूं? हाँ वही तो कर रहा हूँ मैं, उसी को तो बोल रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा शॉर्टकट मार रहे हैं। यहाँ पे रहेगा 2 और नीचे वाला 2 जो है वो कट चुका है, ये काट दिया ना अपन ने। ये कितना बच गया फिर? 184 इज इक्वल्स टू NO2 अपॉन dt। अब इसको सॉल्व करके देख लो जितना भी आ रहा है। हैं? हाँ बिल्कुल, ये लो 92, ये लो सॉल्व करो। ये हो रहा होगा 0.0030 के बाद 2, ये हो गया 25 और 18 7 डेसिमल से बड़ा है 0, अप्रोक्सीमेटली 4 या 5। 2.68 ना? कैसे? मैंने 2 से 184 को काट दिया 92 टाइम्स में, तो 2 0 नीचे लोगे ना भैया। अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आना चाहिए। तो अगर इतने को भी लेकर के चलते हो तो ये किसके बराबर है बेटे? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन भी सिखाया है। साइंटिफिक नोटेशन याद है? साइंटिफिक नोटेशन सिखाया है। डेसिमल को अब कहाँ खिसकाना है अपने को? टुवर्ड्स राइट, और राइट खिसकाएंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट चढ़ेगा। कितना प्लेस? 1 2 3 4, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसमें यूनिट क्या आएगी? मोल्स पर मिनट। ठीक, देखो ये एक अंदाजन वैल्यू है ना, एक्यूरेट वैल्यू कुछ और आएगी, उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आंसर कुछ और आएगा। ये तो मैंने रफली किया है बस। ट्रिपल जीरो नहीं आएगा? 2 0 तक तो, अच्छा एक मिनट सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 2 0 में तो वो 2500 बनेगा, तीसरे जीरो में वो मतलब तीसरे बार तो डेसिमल से वो 25,000 बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 0.002, तो ये हो जाएगा 3। ये क्या कर रहे हो?
बेटा नींद में लिख रहा था, इतना इतना गोदागादी क्यों है? एक काम करो फिर, अगली क्लास में अपनी फेयर कॉपी लेके आओ। जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से फेयर कॉपी चल रही है ना तुम्हारी, यहाँ से पढ़ते हो फिर घर जाके ईमानदारी से फेयर करते हो, तो ले आओ उसको, ठीक? हाँ, एंड आई प्रॉमिस उसको बकायदा रेड पेन से मैं चेक करूंगा, गुड दूंगा, तुमको एक 5 स्टार भी मिलेगा। तुम कॉपी ले आओ। 5 स्टार और क्या होता है, ऐसे हाथ में थोड़ी दूंगा पेन से 5 स्टार। 5 स्टार लस्सी। हो गए बेटे, दिखाओ। इन टेक्स्ट में चले थोड़ा। अरे मैं ये जो है 2.72 है ना भाई, इसको आगे बढ़ा दोगे तो आएगा भाई। एक्सपोनेंट सही है क्या? एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट सेम है मतलब ये ठीक ही है, डेसिमल के बाद फिर और बढ़ाया उसने। एक्चुअली क्या था, 0.00272 0.00272 आता, उसको साइंटिफिक नोटेशन में करते तो क्या आता, 2.72 ही आता। हो गया भाई। चलिए इंटेक्स्ट में पहला क्वेश्चन बताइए तो क्या है इंटेक्स्ट? ये चेंज करूं? एक मिनट इन लोग थोड़ा सा दिमाग भी तो चला बेटा। अब मल्टीप्लाई और ये सब करने के लिए दिमाग चाहिए कि कॉपी पेस्ट ही करो? आवर्स और सेकंड के लिए करना क्या है, 184 को अगर आवर्स में करोगे तो कितना होगा, 3 आवर और 3 आवर 4 मिनट, तो वो करना है आपको। और अगर सेकंड्स में करोगे तो देख लो इंटू 60 करना पड़ेगा। हो गया। चलिए इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए तो क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन कहता है फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 से 0.02 इन 25 मिनट्स। ये करा दिया मैंने क्या? सुना सुना सा लग रहा है ये तो। ये जब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा था तभी। हाँ बस बस बस। उसके बाद वाला सेकंड वाला भी ठीक है। सेकंड वाले को देख लो भाई। सेकंड वाला कहता है 2A से प्रोडक्ट बनाना है। चलिए इसको मैं पेन चेंज कर देता हूं। चलिए कहानी क्या है, 2A से प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें। 2A से प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन देख लो भाई, A के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय dt इज इक्वल्स टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt। ठीक, उसके बाद क्या बोला, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बहुत सिंपल है। ठीक, रेट देखो, प्रोडक्ट का रेट तो पूछा नहीं है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसकी ज़रूरत है नहीं, अपना काम यहीं पे ही बन जाएगा। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी गिवन बाय 1/2। चेंज कितना है बेटा, 0.5 से 0.4 हुआ है, यानी कि मतलब फाइनल वैल्यू क्या है 0.4 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है 0.5। पक्का? कितने देर में? डन। ठीक, तो आंसर जो आएगा वो कितने में आएगा, मोल पर मिनट, और अगर इसको सेकंड्स में कर दोगे तो मोल्स पर सेकंड। ये कितना हो गया 0.1, लेकिन वो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, यानी कि ऊपर में बचा है 0.1 और नीचे में बचा है 2 × 10। कितना हो गया 1/200। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 1/2 यानी कि 0.5 × 10⁻⁻²। सही है।
या फिर 5 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर है। इतना ही आसान है ये। हो गए बेटे? अरे हो गया। हाँ, यहाँ पे -0.1 है, तो -0.1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए +0.1। हो गया? ठीक। हेडिंग डाल के रखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और यहाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑर्डर, मतलब वो जो है ना, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सब। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड देयर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ। ठीक, अब इसमें भी फर्स्ट हेडिंग डाल दो भाई, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक। अच्छा, अब इस चैप्टर में बच गया है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल क्वेश्चन। हाँ नहीं, लेकिन इसमें वही है, लेकिन इसमें देखो डिफ्रेंसिएशन भी है क्या चीज़ असल में, डिफ्रेंसिएशन में, हाँ, बड़े का छोटा सा ये, तो इसमें भी हम लोग क्या मान रहे हैं, और डिफ्रेंसिएशन भी असल में है क्या चीज़, चेंज ही तो रहता है वो। हाँ, लेकिन वो स्मॉल पोर्शन है ना, इसीलिए इसमें ही चल रहा है वो कहानी। अगर वैसे कहानी, मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, वो मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, माइनस, जैसे उसी को ही लिखोगे तो ये, और ये होना चाहिए डेल N2O5 अपॉन डेल्टा टी। हाँ, या तो यहाँ, या फिर ये कर सकते हो, यहाँ पे भी डेल्टा कर दो। ठीक। अब या तो ये क्या था, चेंज था, इसलिए वहाँ पे डेल भी चल सकता था, तो ये होना चाहिए उसका एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब जो ज़्यादा सही है। लेकिन अब इसमें डिफरेंशियल फॉर्म में इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि ये माइन्यूट चेंज है, इसीलिए। हो गया भाई? तो अब इस चैप्टर में बच गया है अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑर्डर, उसके क्या बोलना चाहिए, ग्राफिकल क्वेश्चन, उसके बाद फिर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी और आर्रेनियस इक्वेशन। तो हार्डली 3 से 4 क्लास, 4 क्लास भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्या पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन। तो भाई चलिए, आज की सभा फिर यहीं तक। आज की क्लास में पूछना किसी को कुछ?